बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर तहरीक इंसाफ इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि एहतजाज और एहतजाज। तहरीक इंसाफ इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि उन्हें सड़कों पर आना होगा। तहरीक इंसाफ इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि जो भी उनके साथ बातचीत की जा रही थी वो ट्रक की बत्ती थी। ये एक हकीकत है कि माह रमज़ानुल मुबारक में क्योंकि PTI मेन तो डिपेंड कर रही है खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, और माह रमज़ानुल मुबारक में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एजिटेशन का वो माहौल नहीं होता जो चाहिए तहरीक इंसाफ के एजिटेशन के लिए। तो इसलिए तहरीक इंसाफ के जो मज़ामत करने वाले हैं उन्होंने पार्टी को कहा था कि आप मफाहमत के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए जो भी आप करना चाहते हैं वो आप ईद तक कर लें, और ईद के बाद फिर हम मज़ामत की तरफ ही जाएंगे अगर ईद तक बात नहीं बनती। वही हुआ। अब कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। तब्दीली की गई है कि सोहेल अफरीदी साहब ने जो रिहाई फोर्स का ऐलान किया था, जिसके ऊपर पार्टी के अंदर भी खासे तहफ़्फ़ुज़ात थे लफ्ज़ फोर्स पर, तो अब उसका नाम तब्दील कर दिया गया है, रिहाई मूवमेंट कर दिया गया है। इमरान खान रिहाई मूवमेंट कर दिया गया, उसको फोर्स लफ्ज़ हटा दिया गया है, और इसमें 10 लाख नौजवान तैयार किए जाएंगे। और ये मैं आपको बता दूँ कि जो इस वक्त तक मेरे पास इतलात हैं वो ये हैं कि अब ये तहरीक इंसाफ करती है नहीं करती, दोबारा ट्रक की बत्ती के पीछे तो नहीं लग जाती, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतला यह है कि अप्रैल के आखिर में कोई बड़ा इकदाम उठाने का फ़ैसला तहरीक इंसाफ कर चुकी है, और उसके लिए पूरा अप्रैल तैयारियाँ होंगी, और ईद के फ़ौरन बाद से तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। और हो सकता है आपको ईद के तीसरे चौथे दिन ही स्ट्रीट मूवमेंट जो दोबारा रिज्यूम होती हुई नजर आए, कि दोबारा से सोहेल अफरीदी जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट आपको करते हुए नजर आए, दोबारा एजिटेशन करते हुए नजर आए। उसकी वजह यह है कि जो पस पर्दा बातचीत हो रही थी वो सारी की सारी बिल्कुल वही हुआ जो खदशात थे लोगों के कि वो ट्रक की बत्ती है, वो ट्रक की बत्ती साबित हुई है। इमरान खान साहब तक ना बहनों को रसाई दी गई है, ना डॉक्टर्स को रसाई दी गई है, ना उनके टेस्ट करवाए गए हैं, ना उनके ब्लड टेस्ट करवाए गए हैं, ना उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स दी गई हैं, ना उनको उनके बेटों को पाकिस्तान आने दिया जा रहा है, ना उनके बेटों से बात कराई जा रही है। तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। अभी मैं आयशा भुट्टो साहब का ट्वीट देख रहा था कि 10 खवातीन हैं जिनको 9 मई में जो है वो सलाएँ हुई हैं, जिनमें से 3 इस वक्त एक शायद फिरदौस राय हैं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, और सनम जावेद। ये 3 खवातीन इस वक्त पाबंद सलासल हैं, और 9 मई में मज़ीद फैसले आ रहे हैं, मज़ीद सज़ाएँ हो रही हैं। किसी तरह से तहरीक इंसाफ के लिए कोई नरमी नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, और हर आने वाले वक्त के साथ तहरीक इंसाफ के लिए सख्तियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। यही वजह है कि जुनैद अकबर साहब ने आज से कोई 15 दिन पहले, 10 या 15 दिन पहले तहरीक इंसाफ की एक पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में जुनैद अकबर साहब ने कहा था कि हमारा दुश्मन बहुत कमज़र्फ़ है, ये जब मुश्किल में होता है तो पाँव पकड़ लेता है, जब ताकत में होता है तो गिरबान पकड़ लेता है। इस वक्त हमारा दुश्मन जो है वो मुश्किल में है, तो ये हमारे पाँव पकड़ रहा है, तो आप अगर इसकी बातों में आ जाएंगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। और वो बात उनकी जो आज से 15 दिन पहले जुनैद अकबर साहब ने कही थी वो दुरुस्त साबित हुई है कि जो भी बातचीत चल रही थी, जो भी बातचीत के ऊपर एक माहौल बना हुआ था, वो सब फ्रॉड था, झूठ था, धोखा था। और अब जब तहरीक इंसाफ ये फैसला कर चुकी है कि उसने ईद के बाद सड़कों पर आना है, तो अब आप देखेंगे कि दोबारा बातचीत शुरू होगी, दोबारा ट्रक की बत्तियाँ होंगी, दोबारा कोई ना कोई एक आध रिलीफ दे के और फिर इस सारे को नाकाम बनाने की कोशिश की जाएगी। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सलमान राजा साहब ने की, उनके साथ जुनैद अकबर साहब थे, डॉक्टर अमजद साहब थे, डॉक्टर शफकत अयाज थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम थी, उसका एक एक लफ्ज़ बहुत अहम था। लेकिन मसला यह है कि क्योंकि तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा एक एतमाद का फुकदान हो चुका है, और जो वर्कर है वो बहुत ज़्यादा ऑफेंड है, बहुत नाराज़ है, और सोशल मीडिया ख़ास तौर पर बहुत नाराज़ है, तो इसलिए उसकी वो कवरेज नहीं हुई जो उसकी कवरेज होनी चाहिए थी। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये चीज़ तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे सकती है, कि एक ऐसे वक्त में जब उनकी क़यादत वाकई संजीदगी के साथ एजिटेशन की तरफ जा रही है और संजीदगी के साथ सड़कों पर आने का प्लान कर रही है, तो उसके लिए उनका सोशल मीडिया अभी उनके साथ उस तरह से नहीं है जिस तरह से सोशल मीडिया उनकी ताकत हुआ करता था। और उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया अब हर चीज़ को जो है वो क़यादत की तरफ से उसको नेगेटिव लेता है, जो कि मेरा ख्याल दुरुस्त रवैया नहीं है। अब अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत ये फैसला कर चुकी है कि उन्होंने सड़कों पर आना है, तो और जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर जितनी बात होनी चाहिए थी वो बात सोशल मीडिया पर नहीं हुई, जिससे मौजूदा निज़ाम को बहुत फ़ायदा है। अगर PTI का सोशल मीडिया ही PTI की क़यादत जहाँ पे तनकीद बनती है सबसे पहले हम तनकीद करते हैं, ज़ाहिर है कई बार हम तनकीद कर रहे होते हैं, PTI का सोशल मीडिया वहाँ पे अपनी क़यादत को डिफेंड कर रहा होता है। लेकिन अब जब हमें नज़र आ रहा है कि वाकई तहरीक इंसाफ एजुटेशन की तरफ जा रही है, जो कि उन्हें बहुत पहले जाना चाहिए था और अब जा रही है, तो अब अगर सोशल मीडिया इनको ही अटैक करेगा अपनी क़यादत को, तो इससे इस निज़ाम का पर्पज़ सर्व होगा कि क्योंकि जो PTI की क़यादत है उनका तो मेन सोर्स लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का वो सोशल मीडिया है। और अगर सोशल मीडिया ही उनकी बात को आते ही कह देगा कि ये ट्रक की बत्ती है और ये एक नया ड्रामा है और एक नया बहाना है और ये कुछ नहीं होगा, तो उससे उनका वो जो मैसेज लोगों तक जाना है वो नहीं जाएगा। तो ये अब इसको तहरीक इंसाफ कैसे इस रुकावट को अबूर करती है, कैसे इस रुकावट को दूर करती है, ये देखना होगा। क्योंकि जब तक तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ के साथ एजिटेशन में नहीं होगा और उनका पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचाएगा, तो कामयाबी के वो चांसेस नहीं है जो चांसेस और जो एक रिजल्ट तहरीक इंसाफ की क़यादत को चाहिए। देखिए कल सलमान राजा साहब ने जिस तरह से कहा कि इमरान खान की रिहाई एक इस्तियारा है, उन्होंने कहा कि हम पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं
कि देखें आप इसी तरह से जुल्म की चक्की में पिसते चले जाएंगे, आपके साथ इस तरह जुल्म होता रहेगा, आपके साथ इस तरह से नाइंसाफ़ी होती जाएगी, आप इस तरह से बेरोजगार होते रहेंगे, आपके साथ इसी तरह से आपके लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, आपके लिए इस तरह महंगाई बढ़ती जाएगी। जब तक इमरान खान कैद में है, जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते, जब तक आइन बहाल नहीं होता, जब तक अदालतें इंसाफ नहीं देती, जब तक 26वीं और 27वीं यानी तरमीम का खात्मा नहीं होता, तो पाकिस्तान हर आने वाले दिन के साथ तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और ये बात बिल्कुल सलमान कमराजा साहब की दुरुस्त थी। और सलमान कमराजा साहब ने कल बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें थी जो उस तरह से हाईलाइट नहीं हुई। एक तो उन्होंने अली लारिजानी की शहादत पर ईरान के साथ इज़हार ताज़ियत किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त तक आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून नहीं बोल रही इसके ऊपर, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की हुकूमत ने भी अली लारिजानी की शहादत के ऊपर ताज़ियत किया है। सलमान कमराजा साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमान है, और उन्होंने इस बात का अमली सबूत भी दिया कि उन्होंने अली लारिजानी की शहादत पर ईरान से इज़हार ताज़ियत किया। दूसरा जो है वो बहुत हसास मामला था, वो था जो जब उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान के अंदर हॉस्पिटल को निशाना बनाने की खबर अगर दुरुस्त है तो हम ताज़ियत करते हैं अफगानिस्तान के साथ। ये भी बहुत हसास मामला था क्योंकि इसके ऊपर आपको पता है कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के वज़ीरों का जो मौक़िफ़ है वो तो ये है कि हमने कोई वहाँ पे हॉस्पिटल को हिट नहीं किया। गो के इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कम से कम 75 और ज़्यादा से ज़्यादा 150 शहादतें तो बता रहा है इंटरनेशनल मीडिया। अफगानिस्तान क्लेम कर रहा है कि 400 उनकी शहादतें जो है वो हुई हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर इनकारी है कि पाकिस्तान ने किसी हॉस्पिटल को जो है वो हिट नहीं किया। सलमान कमराजा साहब ने कहा कि अगर ये खबर दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने टारगेट किया है, निशाना बनाया है अफगानिस्तान के हॉस्पिटल को, तो हम अफगानिस्तान से इज़हार ताज़ियत करते हैं। ये एक बहुत बोल्ड स्टेप था सलमान कमराजा साहब का। इसी तरह से जुनैद अकबर साहब ने कल बहुत अहम बातें की और उन्होंने कहा कि हम तो चाहते थे कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आए, हमें इस बात का इदराक है कि इस वक्त बॉर्डर्स के ऊपर क्या हालात हैं, रीजनल क्या हालात हैं, इंटरनल क्या हालात हैं, एक्सटर्नल क्या हालात हैं, इंटरनेशनल क्या हालात हैं। हम चाहते हैं कि हम रियासत के साथ रहें, लेकिन ये रियासत जो माँ की तरह हुआ करती थी ये हमारी माँ नहीं है, और इस रियासत ने हमारे साथ जो किया वो 26 नवंबर को सबके सामने है। और उन्होंने कहा कि अब भी रियासत खुद ऐसे इक़दाम कर रही है, हुकूमत खुद ऐसे इक़दाम कर रही है ताकि हम रिएक्ट करें और ताकि हम सड़कों पर आएँ, ताकि हम एजुटेशन की तरफ जाएँ। उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आती कि ये क्या इससे अचीव करना चाहते हैं। और एक चीज़ का उन्होंने खदशे का इजहार किया, उन्होंने कहा कि अब जब हम निकलेंगे दोबारा तो गोली तो चलेगी। उन्होंने कहा कि हम लोगों को वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि गोली चलनी है, इसलिए जो भी घर से निकले वो ये जहन में रख के निकले कि गोली तो चलेगी। और मैं आपको वैसे अपनी एक ओपिनियन बता देता हूँ क्योंकि मेरा केपी के बहुत आना जाना रहता है, मैं लोगों से बहुत ज़्यादा मिलता हूँ। जब ये क्लैरिटी दे दी है तहरीक इंसाफ ने कि गोली तो चलनी है, तो यकीन करें मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले से ज़्यादा लोग निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग गोली के खौफ से डर जाएंगे, पहले से ज़्यादा लोग निकलेंगे। ये मैं आज आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 26 नवंबर को जितने लोग निकले थे, उससे पहले अक्टूबर में जितने लोग निकले थे, उससे ज़्यादा लोग निकलेंगे। मैं आपको बताऊँ कि एक बार इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि इस बार हम आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे और आप एक गोली चलाएंगे, और उन्होंने शायद इस तरह कहा था हम 2 गोलियां चलाएंगे। इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की थी जो कि बहुत सख्त थी। तो खैर उस पर हमने भी तनकीद की, हमने कहा कि यार मुनासिब नहीं है कि आप पहले खुद कह रहे हैं कि हम बंदूकें लेकर आएंगे, तो इससे तो इनको हुकूमत को मौका मिलेगा आपके खिलाफ ज़्यादा सख्ती करने का। तो मुझे KP के जो एंटी थे अली अमीन गंडापुर साहब के, उन्होंने कहा कि तुम तनकीद कर रहे हो अली अमीन गंडापुर पर, लेकिन ये बात ध्यान में रखो कि जो अली अमीन गंडापुर ने गुफ्तगू किया है कि इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे, तो उन्होंने कहा कि इस गुफ्तगू के बाद ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। उन्होंने कहा लोग अब हमें कहते हैं कि एनफ इज़ एनफ, आप कब तक हमें ये कहते हैं कि हम गोलियां खाने के लिए जाएं। तो ये एक बहुत खतरनाक एक सूरत हाल है जो कि पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक है। और इस वक्त एक ऐसे हालात में जब हमारे 2 बॉर्डर्स के ऊपर जंग चल रही है और तीसरे बॉर्डर के ऊपर भारत जो है वो तैयारियां कर रहा है, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हुकूमत माल कमाने के लिए जितनी महंगाई कर रही है, जितनी ऑयल प्राइसेस ऊपर ले गई है, और जितनी गुर्बत बढ़ गई है, जितनी बेरोजगारी बढ़ गई है। और मैं आपको बताऊँ ये जो बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ती है इससे दहशतगर्दी भी बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि दहशतगर्दों के लिए आसान होता है लोगों को एक्सप्लॉइट करना, लोगों को खरीदना, लोगों को पैसे देना, और ये बहुत खतरनाक है बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ना। लेकिन हुकूमत का कोई फोकस नहीं है गुर्बत के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, आवाम के ऊपर। अभी तक मतलब देखें ना कि अभी तक ये अपनी करप्शन, लूटमार, अयाशियों के ऊपर उसी तरह से डटे हुए जैसे पहले दिन से ही लगे हुए थे। अभी आप देख लें कि मोहम्मद मालिक साहब जो है उनका किस तरह से प्रोग्राम जो है वो उनका चलता प्रोग्राम काटा गया। देखिए इसमें मोहम्मद मालिक साहब पर हम तनकीद भी करते रहते हैं, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि पूरे पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर अगर किसी ने सबसे ज़्यादा मरियम नवाज़ के इस लग्जरी जहाज़ के ऊपर बात की है तो वो मोहम्मद मालिक साहब हैं। अगर किसी ने सबसे ज़्यादा तफसीलात को निकाल के लाया है तो वो मोहम्मद मालिक साहब हैं। अगर किसी ने सबसे ज़्यादा और सबसे ख़तरनाक इन्फॉर्मेशन दी जिसमें यह है कि ये तो ओरिजिनली तो ये है ही एक इसराइली कंपनी का ये जो गल्फ स्ट्रीम है, तो ये सब चीज़ें मोहम्मद मालिक साहब ने बताई। अब हुआ ये कि मालिक साहब का जो प्रोग्राम है परसों, वो प्रोग्राम उनका चल रहा था, उन्होंने 17 सवाल किए पंजाब हुकूमत से और कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, सिर्फ मालिक साहब ने 17 सवाल किए और 17 सवालात उन्होंने रखे पंजाब हुकूमत के सामने कि इनके जवाब देते, बड़े वैलिड सवाल थे, लेकिन चलता प्रोग्राम हटा दिया गया और ऐड चल पड़े। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जब प्रोग्राम के बाद वो आए तो ज़ाहिर वो नया टॉपिक था। फिर रात 2 बजे उनका प्रोग्राम रिपीट में चलता है, रिपीट में प्रोग्राम चला ही नहीं है क्योंकि उसमें
17 सवाल थे पंजाब हुकूमत के जहाज़ के ऊपर। पूरी ट्रांसमिशन उन्होंने 2 से 3 बजे तक एयरवाई ने चलाई, उसमें मोहम्मद मालिक साहब का प्रोग्राम रिपीट हुआ ही नहीं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है और अब बाकी चैनल्स को भी पैगाम दिया गया है कि कोई इसके ऊपर जहाज़ के ऊपर बात ना करे और कोई इसके ऊपर सवाल ना उठाए। तो जिस तरह से मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि मुसलसल जो है ये हुकूमत वो चीज़ें कर रही है कि वो बता रही है कि हमें कोई खौफ नहीं है, अवाम को कोई डर नहीं है। और आप ये देखें कि ये जो अभी ये ऑयल प्राइसेस बढ़ाएंगे और जो अपनी अयाशियाँ बढ़ाएंगे, और वो आप नून लीग की एक रहनुमा ने राय साकिब खलल साहब के प्रोग्राम में कहा ना कि हम 110 रुपये भी बढ़ा देते तो कोई हमारा क्या कर लेता। मैं अभी रिजवान गलदई साहब के ट्विटर पे देख रहा था, मैं उसको दोबारा सुनूंगा एग्जैक्ट फिगर कितना उन्होंने बताया कि कितनी बड़ी रकम मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मद में कमाई है। देखें, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। अब खैर अच्छा है कि तहरीक इंसाफ वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मुज़म्मिल असलम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शफीउल्लाह जान साहब ने की, अभी तैमूर झगड़ा साहब वगैरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले बताया जा रहा था और अखुंजाद हुसैन साहब कर रहे थे। तो ये बहरहाल सही है, तहरीक इंसाफ लोगों को वो बता रही है जो चीज़ें तहरीक इंसाफ को लोगों को बतानी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि एक ऐसे वक्त में तहरीक इंसाफ एजुटेशन की तरफ जा रही है जब मुल्क के अंदर गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अनसर्टेनिटी बढ़ गई है और महंगाई बढ़ गई है। और मैं आपको बताऊं कि वो लोग भी, मैं जो देख रहा हूं, अगर तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने तहरीक इंसाफ का साथ दिया और अपनी क़यादत का पैगाम लोगों तक पहुंचाया, जैसे 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में पहुंचाया था, तो मैं आपको ये जो मेरी असेसमेंट है वो बता सकता हूं कि इस बार वो लोग भी तहरीक इंसाफ के साथ निकलेंगे जो कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये लोग भी तहरीक इंसाफ के साथ निकल आएंगे। क्योंकि ज़ाहिर है वैसे भी तो लोग खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं ना। मतलब इतनी किसानों का देख लें आप, उनके साथ क्या हुआ है, 3000 अरब से ज़्यादा को उनको नुकसान हो गया। अभी मैं गया हुआ था एक दोस्त के पास, तो वहाँ उनकी फैमिली जो है वो काश्तकारी करते हैं, तो उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि बुरे हालात हैं, बिल्कुल किसान जो है वो खुदकुशियों पर आए हुए। तो रियल एस्टेट देख लें, कंस्ट्रक्शन देख लें, ताजर देख लें, इंडस्ट्री देख लें, तनख्वाहदार तबका देख लें, मजदूर देख लें, मतलब हर शोबा हर तबका इस वक्त जो है वो खुदकुशियों पर आए हुए। और ऐसे में अगर तहरीक इंसाफ निकलती है तो पाकिस्तान के अंदर लोग ये कह सकते हैं कि यार खुदकुशियों से बेहतर है फिर इनके साथ ही निकल आओ। ठीक है, गोली चलने का खतरा है, लेकिन ये बात तो अब तहरीक इंसाफ के जो सलमान नाजा साहब हैं वो बार बार लोगों को रियलाइज़ करवा रहे हैं कि जब तक मौजूदा हुकूमत रहेगी तो आपकी ज़िंदगियों में कोई सुख का सांस नहीं आना, आपकी ज़िंदगी में कोई आसानी नहीं आनी। अगर अपनी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान देखना चाहते हो, अपनी ज़िंदगियों में पाकिस्तान को बेहतर देखना चाहते हो, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाना चाहते हो, तो इस हुकूमत को आपको घर भेजना होगा, इमरान खान को रिहा करवाना होगा, आपको निकलना होगा। ये बहुत अहम पैगाम है सलमान राजा साहब का, लेकिन इसकी वो पजीराई इस पैगाम की नहीं हो रही। और वजह मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का अपनी क़यादत के अगेंस्ट होना है। तो ये भी कहा जुनैद अकबर साहब ने, उन्होंने कहा कि जो लोग ये जो जहाज़ खरीद रही है मरीम नवाज़, इससे ज़्यादा उंगलियां उनकी तरफ उठ रही हैं जो मरीम नवाज़ को लाने वाले हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ तो मेरे शराफत से हार गई थी अपनी सीट, एमपी की सीट, फिर कैसे ही आई सबको पता है। फिर इसी तरह से डॉक्टर अमजद मौजूद थे उनके साथ, जुनैद अकबर साहब के साथ। उन्होंने कहा कि हम लोगों को बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के मॉडल पर निकालेंगे। ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो इस तरह से करते हैं। और लग यही रहा है कि पूरे पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ जो है वो ईद के फ़ौरन बाद शुरू हो जाएंगी। और इसी तरह से वो शफकत अयाज साहब ने भी बताया कि 10 लाख नौजवानों का टारगेट है। अब आप देखें ना कि 25 करोड़ में से कोई मुश्किल नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए 10 लाख वो नौजवान तैयार करना जो इस बात का हलफ दे दें कि वो जब निकलेंगे तो उनकी जान भी चली जाएगी, तो वो जान दे देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। 10 लाख नौजवानों को तैयार करना तहरीक इंसाफ के लिए कोई मसला नहीं है, एक ऐसे वक्त में जब पहले इस हुकूमत ने लोगों को दीवार के साथ लगा दिया है और खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है। तो अब मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी इतला यही है कि ईद के फ़ौरन बाद से हो सकता है 30 से चौथे दिन से ही तहरीक इंसाफ की क़यादत सड़कों पर आ जाए एजुटेशन की तैयारियों के लिए, फाइनल कॉल के लिए और स्ट्रीट मूवमेंट के लिए वो सड़कों पर आ जाए। और ये भी अब इसके अगर मैं आपको बता दूँ, अगर तहरीक इंसाफ वाकई ईद के 30 से चौथे दिन से सड़कों पर आ गई एजुटेशन की तैयारियों के लिए, तो शायद उनको फाइनल कॉल की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि इस वक्त मौजूदा हुकूमत और मौजूदा निज़ाम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई सड़कों पर आ जाए। क्योंकि इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ सड़कों पर आएगी तो ग्राउंड तैयार है, ऐसे लाखों लोग तहरीक इंसाफ के साथ निकल सकते हैं जो तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं है, वोटर हो सकते हैं, सपोर्टर हो सकते हैं, कारकुन नहीं है। क्योंकि अब तक तो हमने देखा कि सिर्फ तहरीक इंसाफ का कारकुन निकलता है, लेकिन हुकूमत ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हुए हैं महंगाई के नतीजे में कि जिसके बाद तहरीक इंसाफ अगर निकलती है तो लोग बड़ी तादाद में इनके साथ निकल सकते हैं। तो ऐसे में ये निज़ाम नहीं चाहेगा कि तहरीक इंसाफ निकले, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ निकलती है तो इतनी बड़ी तादाद में लोग तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकते हैं कि पूरा सिस्टम लपेटा जा सकता है। तो इसलिए अगर तहरीक इंसाफ एजुटेशन की तरफ जाती है, तैयारी शुरू करती है, तो इसके चांसेस हैं कि इमरान खान साहब तक उनकी फैमिली को रसाई दे दी जाए, उनके डॉक्टर्स को रसाई दे दी जाए, उनको हॉस्पिटल लाया जाए, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करके उनके टेस्ट करवाए जाए। तो इसके चांसेस हैं। बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। तहरीक इंसाफ अभी तक तो लग रहा है कि वो संजीदा है। ईद के बाद वो क्या करते हैं, किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं या वाकई एजुटेशन की तरफ जाते हैं, यानी वाला वक्त बताएगा। नेक्स्ट वीडियो में ज़रा उनकी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर भी बात करेंगे। मुझे भी याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।